स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वैम्पायर्स के बारे में तो आपने सुना है, चिंता ना करें, मैं आपको आज वैम्पायर्स की कहानी सुनाने वाला नहीं हूं। लेकिन जैसे आपको पता है कि वैम्पायर्स एक इंसान का खून चूस लेते हैं, ऐसे ही भारत देश के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर भी ऐसी कुछ एंटिटीज वास करती हैं जो कि एक जिंदा इंसान का खून चूस लेती है। आज जिस एंटिटी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जिसकी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसके बारे में आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा। तो कौन है ये एंटिटी, कैसे इससे पाला पड़ा किसी इंसान का, और कैसे ये उस एक छोटे से रीजन के अंदर इन फेमस है, ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी आज की इस कहानी में, जो हमारे साथ शेयर की है मेहुल ने। ये इंसिडेंट मेहुल के साथ तब हुआ जब वो अपनी बहन राधिका को उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम था अनामिका के गांव छोड़ने गया उसकी शादी में। और वहां मेहुल का सामना हुआ एक ऐसी खतरनाक एंटिटी से, जो जब जिंदा थी तब वो एक इंसान थी, लेकिन मरने के बाद उसका जो नेचर था वो इस तरह से बदली कि वो लोगों के खून की प्यासी हो गई। और इतना ही नहीं, वो जिंदा लोगों का खून चूस लिया करती थी। और उस पूरे गांव में उस एंटिटी की दहशत थी। मेहुल जिस रात या जिस दिन अपनी बहन को अनामिका के घर छोड़ने गया, वो रात अमावस्या की रात थी। उसे घर पे छोड़कर वो वापस आने वाला था। आप में से, हम में से कई लोगों ने हमेशा सुना है कि अमावस की रात को ट्रैवल करना जनरली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसे पता रहता है कि आज अमावस है या फिर पूर्णिमा। और अगर पता भी हो तो भी लोग इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और कई लोगों को तो रात में ही ट्रैवल करना प्रेफर होता है, जैसे मैं खुद भी प्रेफर ही करता हूँ कि रात में ट्रैवल किया जाए, फिर नाइट ड्राइव की जाए। अब तो नहीं करता हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था या फिर वर्किंग प्रोफेशन में इनिशियली था। फैमिली के बाद तो आप लोग दिन में ही ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, अब तो मैं भी वही करता हूँ। बट फिर भी कई बार हमें रात में भी ट्रैवल करना होता है। तो मेहुल को भी एज सच रात को ही ट्रैवल करना पसंद था। और वो राधिका को अनामिका के घर छोड़ता है और रात को करीबन 9 बजे वहाँ से बोलता है कि मैं निकलता हूँ घर के लिए, शादी वादी आप अच्छे से एंजॉय करें, मतलब बढ़िया से आपकी शादी हो, मुझे कुछ काम है वरना मैं भी शादी ज़रूर अटेंड करता। तो जैसे उसने जाने की बात की, अनामिका के घर वाले बोलते कि नहीं बेटा, आज तुम मत जाओ, आज अमावस की रात है, आज रात रुक जाओ, कल सुबह तुम निकल जाना। और उस गांव में कुछ ऐसा था कि लोग रात को ट्रैवल करना अवॉइड करते थे, और आज की रात तो अमावस्या की रात थी। तो उन लोगों ने मेहुल को समझाया कि बेटा, हमारे गांव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग अमावस की रात को यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं। तुम अभी जानते नहीं हो, इसलिए तुम आज रात रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मेहुल बोला, अरे अंकल आप परेशान मत हो, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ रात के टाइम पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेहुल नहीं माना तो जो अनामिका की दादी थी, जो बेड पर लेटी हुई थी और वो बेड रिडन ही थी, उन्होंने मेहुल से कहा, बेटा जब बड़े लोग समझा रहे हों तो उस बात को समझ लेना चाहिए। हम लोग भी कुछ सोचकर ही तुम्हें मना कर रहे हैं कि आज की रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही निकल जाओ। आज अमावस की रात है, तुम नहीं मानते होंगे लेकिन हम लोग मानते हैं, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देंगे, इसलिए बेटा आज की रात रुक जाओ। अब मेहुल और किसी की बात तो नहीं मानता, लेकिन जब इतनी बूढ़ी दादी ने उसे बोला तो वो उनकी बात को अवॉइड नहीं कर पाया, और उसने बोला कि ठीक है दादी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज रात को यहाँ रुक जाता हूँ, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। अब जब ये सब हुआ तो मेहुल के दिमाग में एक सवाल घूमने लगा कि यार, उससे पहले भी वो रात को हमेशा ट्रैवल करता है, कई लोगों ने उसे रोका है, लेकिन जिस तरह से अनामिका की फैमिली उसको रोक रही थी, उनके चेहरों के जो एक्सप्रेशन थे वो किसी चीज से डरे हुए थे। उनके मन में ये डर था कि अगर मैं रात को निकलूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। आखिर क्या चीज है जिससे ये सब लोग घबरा रहे हैं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनाया जा रहा था, और अब उसे उन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे। उसका डिटेक्टिव माइंड अब तैयार हो चुका था।
उसने एक और चीज वहां पर ऑब्जर्व की कि 3 दिन बाद अनामिका की शादी है। 3 दिन बाद अगर किसी घर में शादी है तो उसमें बिल्कुल डेकोरेशन होता है, शादी का माहौल होता है। लेकिन इस घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई डेकोरेशन नहीं था। सब लोगों ने खाना वाना खाया और करीबन 10 साढ़े 10 बजे सारे परिवार वाले अंदर अपने अपने कमरों में दुबक गए। जनरली जहां शादी का माहौल होता है, आज तो जितना भी मेहुल ने देखा था, वहां पर पूरी पूरी रात लोग सोते नहीं हैं। उसे ये बात अजीब तो लगती है पर वो किसी से कुछ पूछता नहीं है। वो भी अपना खाना वाना खा पी कर, जो अनामिका थी उसके ब्रदर के साथ उसके रूम में वो सोने चला जाता है। तो दोनों के पलंग अलग अलग बिछे हुए थे। मेहुल को जल्दी सोने की आदत नहीं थी, तो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर छत पर टहलने चला जाता है। अब जब वो छत पर टहल रहा होता है तो अमावस की रोशनी, खूब अंधेरा हो रखा था, पूरे गांव में किसी ने लाइट जला ही नहीं रखी थी। वो घूम रहा था, छत पे ठंडी ठंडी हवा खा रहा था कि तभी उसकी नजर दूर एक रोशनी के ऊपर पड़ती है। एक रोशनी जैसे चल रही हो। उसने देखा कि ये क्या है। थोड़ा ध्यान से देखा तो उसके आसपास उसको फिर से और ऐसी रोशनियां दिखाई देने लगी। फिर उसने ध्यान से देखा तो उसे देखा कि वहां पर दिए जो होते हैं, कोई दिया हाथ में लेकर चल रहा हो और थोड़ी देर के अंदर 1 2 3 4 5 7 8 10 15 दिए उसको एक साथ दिखना शुरू हुए और वो सब एक जगह आकर इकट्ठा हो गए। एक जगह आकर जब वो दिए इकट्ठा हुए, मतलब जिस घर था उसके थोड़ा सा पास में विजिबल रेंज के अंदर वो था, तो उसने देखा कि रोशनी जब इकट्ठा हुई तो गांव की औरतें अपने हाथ में दिया लेकर वहां पर इकट्ठा हो गई हैं। वो कुछ सोचता उससे पहले उसे अपने घर में जहां वो खड़ा हुआ था वहां पर नीचे हलचल सुनाई दी गेट खुलने की। उसने झांक कर देखा तो इधर अनामिका की मदर जो थी वो भी एक दिया लेकर अपने घर से बाहर निकल रही थी। उसे देख के बड़ा अजीब लगा कि सब लोग, पूरा गांव सोया हुआ है और ये लोग रात को दिया लेकर कहाँ जा रहे हैं। उसे पहले तो ये लगा कि शायद इनके घर में शादी है और गांव की सारी औरतें मिलकर पूजा वगैरह करने जा रही है। अब मेहुल को ये समझ में नहीं आता कि यार ये किस तरह की पूजा जो इतनी रात को हो रही है। वो उतरता है, उतरकर वो अपने कमरे में जाता है क्योंकि पूरा देखता है उतर के सारा घर सोया हुआ है, सिर्फ उसकी मदर ही घर से बाहर निकली थी। वो अपने उस कमरे में जाता है जहां पर उसका बेड लगा हुआ था, तो वहां पर अनामिका का भाई आशुतोष अपने मोबाइल के अंदर गेम खेल रहा था। उसको देखकर वो उससे पूछता है कि यार एक बात बता, ये तुम्हारे गांव की सारी औरतें और तेरी मम्मी भी अभी भी गई है दिया लेकर हाथ में, ये सब लोग कहां पर जा रहे हैं। तब आशुतोष बड़ा ही कैजुअल सा आंसर देता है, थाया को शांत करने। तो मेहुल के दिमाग में आता, थाया? ये थाया कौन है? थाया को शांत करने सब लोग जा रहे हैं। फिर उसे लगा कि हर गांव में अपने अपने देवता होते हैं, शायद इनके गांव में भी एक देवता होंगे जिनका नाम थाया होगा और उनकी पूजा करने के लिए ही ये सब लोग वहां पर गए होंगे। अब ये थाया क्या है, थाया कौन है और कैसे मेहुल ये जान पाएगा कि आखिर ये लोग थाया की पूजा क्यों कर रहे हैं, वो सब हम इस कहानी में आगे सुनेंगे। बट उससे पहले अगर आपके पास वैसा कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं अपने सभी सब्सक्राइबर नहीं, आप हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें ऐसा और एंगेजिंग, आपके लिए इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों के साथ इन कहानियों को शेयर जरूर करें। एक लास्ट प्रमोशन रह गया, वो भी बोल देता हूं। अगर आपने हमारी ये बुक नहीं पढ़ी है तो इसे जरूर पढ़ें। जिन जिन लोगों ने इस बुक को पढ़ा उनके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने बुक परचेज की है, पढ़ी है, उन्हें अच्छी लगी है, वो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में भी और साथ साथ Amazon के ऊपर भी हमें रिव्यू और रेटिंग दे, जिससे इस बुक को और रीच मिलने में आपकी हेल्प हो सके। और चेकआउट करें हमारी इस इंटरेस्टिंग यक्षिणी द कर्स ऑफ डिजायर बुक को, जहां पर आपको मिलने वाली एक बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी ओवर यक्षिणी, जहां पर एक लड़का एक यक्षिणी की साधना करता है और उसके बाद वो उसे कुछ वचन देता है। वो वचन वो निभा पाता है या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो उसके साथ होती हैं, वो सब इस स्टोरी के अंदर आपको बताई गई है। तो जरूर 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 पढ़ें, मिस ना करें यक्षिणी द कर्स ऑफ डिजायर को। थाया का नाम सुनकर मेहुल के दिमाग में सवाल तो बहुत सारे चल रहे थे, बट फिर उसने सोचा कि यार होगा इनके गांव का कुछ रिचुअल। ये सब सोचकर वो अपने बेड पर लेट गया और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे किसी के पायलों की आवाज आती, किसी के चलने की। ये आवाज सिर्फ उसे नहीं आती है,
आशुतोष को भी आती है। वो आशुतोष जो भी फोन में गेम खेल रहा था, वो आवाज के आते ही फटाफट से अपना फोन बंद करके चद्दर ओढ़कर उस चद्दर के अंदर सो जाता है। उसे देखकर मेहुल को बड़ा अजीब लगा, बट उसे लगा कि शायद ये उसकी मदर आई होंगी और अपने मदर के डर से वो फोन रखकर सो गया है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। अगले ही मोमेंट मेहुल को आवाज आती बहुत सारे औरतों के अजीब तरीके से चिल्लाने की। अगर आपने कभी बंगाल में दुर्गा पूजा देखी तो वहां पे सभी औरतें जैसे आवाज निकालती है, ऐसे इस गांव की औरतों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसे लगा कि कोई खतरा ना हो, और उसे लगा कि शायद घर में से कोई बाहर निकलेगा, लेकिन घर में से कोई भी नहीं उठा। बेचैन होकर वो उठकर इस घर की छत पर पहुंचा और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो आवाज पूरे गांव में गूंज रही है, लेकिन गांव का एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकला है। चारों तरफ शांति फैली हुई है और एक बार फिर से उन औरतों की वही आवाज गूंजती है। उसके माइंड में क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती कि हो क्या रहा है यार, इतनी औरतों की आवाज सुनकर तो पूरा मोहल्ला उठकर बाहर आ सकता है। उसने सोचा कि देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। वो सीढ़ी से उतरकर घर से बाहर निकला। जैसे वो घर से बाहर निकला, उसने देखा कि वो सभी औरतें दूर से वापस चलती हुई आ रही हैं। उसे लगा कि कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो देखता है कि सभी औरतें चलती हुई गांव के अंदर आई और एक एक करके सब अपने अपने रास्ते पे अपने घर की तरफ चली गई। इधर अनामिका की मदर भी सीधा बरामदे से मतलब घर में घुसी और घुसकर बिना पीछे मुड़े वो अपने कमरे का गेट बंद करके अंदर चली गई। जो घर का मेन गेट था वो भी उन्होंने बंद कर लिया। तो इनके घर का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि इनके बाहर एक खुला बरामदा था, उसमें कुछ खाट वाट बिछी रहती थी, और एक मेन गेट था जिसके थ्रू घर के अंदर जाया करते थे। तो बरामदा खुला हुआ था और वो बिना, क्योंकि उनको तो पता था, लगा था कि सब सो गए होंगे, वो गेट बंद करके चली गई और मेहुल जो था वो घर से बाहर रह गया। अब वो आता है घर पे और सोचता है कि यार अब क्या ही किसी को जगाऊं। वो बाहर जो खटिया बिछी हुई थी उसी के ऊपर सो जाता है। अभी जो बरामदा था वैसे तो चारों तरफ से बाउंड्री से कवर्ड था, पर उसमें गेट नहीं था, मतलब घर के अंदर का ही पार्ट आप उसे बोल सकते हो। वो लेटा हुआ था, उस लेट के उसने आंखें बंद ही की थी कि तभी उसे अचानक से किसी की पायल की और चूड़ियों की आवाज आती है। जैसे कोई लेडी जब पायल और चूड़ियां पहनकर चलती है, ऐसे उसकी चूड़ियां खनक रही थी। यह आवाज सुनकर अपनी आंख खोलता है और देखने की कोशिश करता है। उसे लगा शायद अनामिका की मदर बाहर आई हैं, बट अंधेरा भी बहुत ज्यादा था और वहां पे उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेहुल करवट बदलकर दूसरी तरफ सोने लगता है कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक और दिए पर पड़ती है। ये दिया नॉर्मल दियों से बिल्कुल अलग था। इसकी रोशनी बहुत ज्यादा थी और इसकी रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक परछाई बन रही थी। और वो परछाई देखकर मेहुल की एक बार के लिए सांसें अटक गई, क्योंकि जो परछाई थी वो उल्टी बन रही थी। मेहुल लेटा हुआ था और उसकी आंखें पूरी चौकन्ना थी। वो देखे जा रहा था उस रोशनी को कि तभी उसे एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आती है। वो गड़गड़ाहट की आवाज उसको विचलित कर देती है और मेहुल ये सोच रहा था कि वो उठकर देखे, लेकिन उसके मन में एक अनजान डर था जो उसे रोके हुए था। वो दिए की रोशनी जो उसके पास आ रही थी वो अचानक से वापस घूम जाती है और घूमते ही उसे एक औरत दिखाई देती है, एक सफेद साड़ी में। और ये सफेद साड़ी की जो चमक थी, ये कोई नॉर्मल सफेद साड़ी नहीं थी। उस अंधेरे में भी वो बिल्कुल ऐसे चमक रही थी जैसे सफेद साड़ी के अंदर से ही लाइट निकल रही हो। अब मेहुल को यह एहसास हो गया था कि यह कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो सफेद साड़ी और वो दिया दोनों उस अंधेरे में कहीं ओझल हो जाते हैं। उनके गायब होते ही मेहुल अपनी जगह पर उठ बैठता है और वो चौड़ी आंखें करके अपनी उस तरफ देख रहा होता है कि आखिर वो लाइट कहाँ गई। जैसे अंधेरे में आप कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो, वैसे ही मेहुल भी उस औरत को वहां ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और वो ये कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से उन्हीं चूड़ियों की आवाज आती है। मेहुल समझ गया था कि जो चीज अभी उसके आंखों के सामने थी वो अब उसके पीछे आ चुकी है, क्योंकि मेहुल को अपने पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी कोई उसके पीछे खड़ा हुआ था उसकी सांसों की आवाज तक उसके कानों में आ रही थी। मेहुल अपनी आंखें तिरछी करके पीछे तरफ देखने की कोशिश करता है और उसे पीछे वही सफेद साड़ी का सा अक्स दिखाई देता है और वो हल्का सा और घूमता है। तभी एकदम से वो औरत उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उस औरत के चेहरे में आंखें नहीं थी, उसकी जगह खड्डे थे और उसके मुंह से एक काला सा लिक्विड निकल रहा था और बिल्कुल वही सफेद साड़ी उसने पहनी हुई थी और सामने आते हुए मेहुल का हाथ पकड़ लेती है। बस ये वो आखिरी बात है जो मेहुल को याद थी। इसके बाद उसके साथ जो भी हुआ वो सब मेहुल को
अनामिका के घर वालों ने बताया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनामिका के घर वाले उठकर बाहर आए तो उन्होंने मेहुल को बरामदे में पड़े हुए देखा, और जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था, बेहोश था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसके शरीर से सारा खून किसी ने खींच लिया हो। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े खड्डे हो गए थे, बिल्कुल नीली उसकी स्किन, मतलब होता ना खींच लेते तो सफेद सी स्किन हो गई थी, आंखों के नीचे काले काले खड्डे। और एक दिन में इंसान, एक दिन भी छोड़ो, कुछ घंटों के अंदर इंसान इतना कमजोर नहीं हो सकता है। वो देखते ही वो लोग समझ गए थे कि मेहुल का सामना थाया से हो चुका है। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि रात को क्या हुआ है, और उनमें से आधे से ज्यादा लोग कन्विंस थे कि अब मेहुल की जान नहीं बच पाएगी। यहाँ अनामिका के घर वाले परेशान थे कि उनके घर एक मेहमान आया और जिससे वो उसे बचाना चाहते थे, आखिर उसका मेहुल से सामना हो गया। अब वो मेहुल के घर वालों को क्या बोलेंगे। खैर ये सब बातें छोड़कर मेहुल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि इनके घर पे जो मेहमान आया था उसका सामना थाया से हुआ है, और अब वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि आज से पहले भी जिस किसी का सामना थाया से हुआ है वो जिंदा नहीं बच पाया है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसे कोई शैतान मार नहीं सकता। मेहुल को हॉस्पिटल ले जाकर फटाफट से 4 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। 4 यूनिट ब्लड चढ़ने के बाद भी उसके शरीर में कोई चेंजेस नहीं थे। अनामिका के घर वाले बहुत अच्छे से जानते थे कि इन सब से कुछ नहीं होगा, फिर भी वो और 4 यूनिट ब्लड लेकर आए और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अपने घर पर लेकर आ गए। तब तक मेहुल के पेरेंट्स भी वहां पर आ चुके थे, गांव के पंडित को वहां पर बुला लिया गया था, और अनामिका के पेरेंट्स को लग रहा था कि जैसे ही पंडित जी आके पूजा करेंगे मेहुल शायद ठीक हो जाए। लेकिन सभी लोगों को मन ही मन बहुत कम आस थी। अभी जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, वो मेहुल जिसके शरीर में जान नहीं थी वो एकदम से उठकर बैठ जाता है और अनामिका के फादर का गला पकड़ लेता है, और वो गला इतना तेज पकड़ता है कि अनामिका के फादर का दम घुटना शुरू हो जाता है। 5-6 लोग मिलकर भी मेहुल की पकड़ से उनके गले को छुड़वा नहीं पा रहे थे, और उसने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। बेहोश होने के बाद अपने आप उसने उनको छोड़ दिया, और ये सब देखकर सभी लोगों ने मेहुल से दूरी बना ली। और जैसे ही मेहुल ने सबको देखा, वो अजीब तरीके से दांत खटखटाने लगा, खट 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 इस तरह से, और उसको ये देखकर, मतलब उसको देखकर इतना डर लगता है, इतना क्रीपीनेस थी उस टाइम पर। आप इमेजिन करें किस तरह दांत खट 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 कर रहा था। जो औरतें थी वो तो भाग गई वहां से, और मेहुल उठकर एक कोने में जाकर दोनों घुटनों के ऊपर बैठ गया, और बैठकर चारों तरफ देखकर एक लड़की की आवाज में बोलने लगा, मुझे मारा था ना, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। और ये बोलकर मेहुल बहुत तेज तेज हंसने लगा, और यही शब्द वो बार बार बोले जा रहा था। लूप लगा दिया अपने, बार बार वो यही शब्द बोल रहा था कि मार दूंगी, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी, हंसे जा रही थी। तो जब ये सब हो रहा था, इधर पंडित जी अपनी पूजा में लगे हुए थे, लेकिन उनकी पूजा से कोई भी असर या कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब अनामिका की दादी उधर पलंग पर पड़े पड़े देख रही थी। फिर उन्होंने इशारे से गांव के 2-3 आदमियों को अपने पास बुलाया और उनसे उनको मेहुल के पास ले जाने को कहा। वो उन्हें उठाकर मेहुल के पास लेकर गए तो उनके हाथ में एक डंडी थी। उस डंडी से उन्होंने मेहुल की ठुड्डी पे से डंडा लगाया और ऐसे ऊपर उठाकर अपनी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंखें डालते मेहुल ने अपनी गर्दन वापस ऐसे नीचे कर ली। तब दादी गुस्से में उसकी तरफ डंडा करते बोलती है, क्या रे जाना, तू बच्चे को क्यों परेशान कर रही है, चले जाए यहाँ से, इसकी कोई गलती नहीं है। मेहुल इधर अजीब तरीके से लड़की की आवाज में हंसता है, और हंसते हंसते उसका सिर ऐसे कांप रहा था, और कांपते कांपते हंसते हुए ऐसे ना कर देता है। इसके बाद वो दादी अपने हाथ में बंधे ताबीज को ऐसे उतारती है और उसको मेहुल के सामने से लटका देती है। उस ताबीज को उसकी आंखों के सामने लटकाते ही मेहुल बहुत अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू करता है। इस तरह से उसका शरीर हिलने लगता है, और लड़की क्या उसे बोलता है, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। ये बोलते बोलते वो एकदम बिल्कुल दीवार के अंदर घुसने से लग जाता है, और फिर एकदम से खड़ा होकर बोलता है, हाँ मैं ही पागल हूँ, हाँ मैं ही पागल हूँ। और ये बोलकर वो बहुत तेज तेज हंसने लगता है। यहाँ पर ये सब चल रहा था कि तभी वो जो पंडित जी थे वो इनके गांव के एक बहुत माने हुए तांत्रिक को लेकर वहां पर आ जाते हैं, और जैसे वो तांत्रिक घर के अंदर आते हैं वो मेहुल को देखते उनकी आंखें से गुस्से में जाती है, और उधर मेहुल की नजर जैसे उस तांत्रिक पर पड़ती है वो भी बिल्कुल आग बगला हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे दो बहुत पुराने जानी दुश्मन एक दूसरे को देख रहे हो, और उसको देखते ही उसकी दादी की तरफ देखकर बोलता है, ये फिर से आ गई। वो तांत्रिक बिना रुके सीधा मेहुल के पास जाता है, उसके बाल पकड़ता है और बाल पकड़ उसे खींचकर घर से बाहर ले जाने लगता है। इधर मेहुल के पेरेंट्स भी वहीं खड़े हुए थे, और वो उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये चल क्या रहा है हमारे लड़के के साथ। पहले वो दादी के साथ जो सीन हो रहा है वो कोई अनजान आदमी और उनका बाल पकड़ के वो लेकर जा रहा है, तो आगे बढ़ने लगे उसको रोकने के लिए कि तभी उसकी दादी ने इशारा किया
और उन्होंने बोला रुक जाओ। वो लोग उनकी दादी के पास पहुंचे और पूछते कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। उसकी दादी बताती है कि आपका बेटा थाया की चपेट में है। तो बोलते हैं थाया कौन है? तो उसकी दादी बताती है कई साल पहले गांव में एक औरत रहा करती थी। उस औरत के बच्चे नहीं हो रहे थे और इस चीज से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में आते आते आखिरकार वो पागल हो गई। और पागल होने के बाद वो गांव में किसी के ऊपर चलते हुए पत्थर उत्तर फेंक के उन्हें मारा करती थी। शुरू शुरू में तो लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर वो गांव की उन औरतों से जलने लगी जिनके बच्चे हुआ करते थे और मौका देखकर उसने 3-4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को जब इस बारे में पता लगा तो सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और फिर उसके बाद उसे पत्थरों ही पत्थरों से मारा गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया। इतने पत्थर पड़ने के से वो गांव से बाहर निकलते निकलते बिल्कुल लहूलुहान होकर बेहोश हो गई थी। उसे उसी हालत में गांव वाले छोड़कर आ गए। एक दिन के बाद उस औरत की वहीं पर पड़े पड़े मौत हो गई। गांव वाले उससे इतना नाराज थे कि वो उसकी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। वो लाश वहीं पर पड़ी रही और शायद कोई जंगली जानवर 1, 2, 3 जितने भी यहाँ पे आसपास गांव के आसपास जानवर रहते थे, शायद वो उसके पूरे शरीर को नोच नोच कर खा गए। खैर, इसके कुछ समय तक, कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर गांव के लोगों को अचानक से अमावस की रात पर वो दिखने लगी और जिस किसी को वो दिखती अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती। और जब उस इंसान की लाश मिलती तो ऐसा था कि जैसे उसके शरीर में से पूरा खून चूस लिया गया हो। उस औरत का नाम थाया था और आज तक थाया जिससे मिली है वो बच नहीं पाया है। सिर्फ मेहुल ही एक ऐसा है जो थाया से मिलने के बाद अभी भी जिंदा बचा हुआ है। आपके बच्चे की जान खतरे में है। वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा था कि जब वो तांत्रिक उसको पकड़कर बाहर लेकर जा रहे थे घर से, तो जैसे वो धूप में पहुंचा वो बहुत तेज चिल्ला रहा था। वो ये भी पूछते हैं कि आखिर वो इतनी तेज क्यों चिल्लाया। तो उन्होंने बताया कि थाया सिर्फ रात में बाहर निकलती है और जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो उसको जला देती है। तो जैसे ही वो उसके शरीर में थी और वो धूप में बाहर निकली तो उसे बहुत तेज जलन हुई। आप चिंता ना करें, ये बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, ये आपके बेटे को जरूर बचा लेंगे। आपके बेटे को की रक्षा कोई ना कोई शक्ति कर रही है, वरना अब तक वो थाया के प्रकोप से बच नहीं सकता था। अगर वो बचा हुआ है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसको कुछ भी नहीं होगा। हमें मेहुल को आज रात तक ही ठीक करना होगा, क्योंकि आज अमावस की दूसरी रात है और थाया का असर अमावस की अगली 2 रात तक रहता है। अगर आज रात से पहले मेहुल ठीक नहीं हुआ तो उसे बचाना नामुमकिन होगा। ये सब आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मेहुल की बहुत तेज दर्द में चीखने की आवाज आती है और सब लोग भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मेहुल जमीन पर पड़ा पड़ा अपने आप को घिसट रहा है और घिसटने की वजह से उसका पूरे जो पैर वगैरह वो सब छिल गए हैं। गांव के 2-4 लोग उस तांत्रिक के कहने पर मेहुल को एक जगह कोने में ले जाकर बिठाते हैं और मेहुल ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर रखी थी। वो शायद सूरज की उस रोशनी से घबरा रहा था जो उसकी आंखों पर पड़ रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखना चाहता था। और वो तांत्रिक मेहुल की तरफ बढ़ता है, वो अपने थैले में से कुछ सामान निकालता है। वो सामान कुछ और नहीं, पता नहीं किस चीज का खून था। उसको हाथ में लेकर वो पूरे मेहुल के पूरे शरीर पे लगाना शुरू करता है और जैसे उसके हाथ पैरों पे वो खून लगता है, मेहुल ऐसे सूंघता हुआ अपनी आंखें खोलता है और खोलकर देखता है तो उसके शरीर पे जो खून लगा हुआ था वो उस खून को चाटना शुरू कर देता है और चाटने के बाद वो बहुत तेज हंसता है। उन्होंने मेहुल को इस काम में बिजी कर दिया था। जैसे वो खून चाट रहा था उन्होंने अपने शिष्य को लगा दिया, तो बार बार उसके शरीर पे खून लगाया जा रहा था। जब तक मेहुल ये सारा काम कर रहा था वो तांत्रिक 2-3 गांव के लोगों को लेकर खेत की तरफ जाते हैं और वहां पर जाकर जमीन में एक खड्डा करते हैं। खड्डा करने के बाद 4-5 लोग मेहुल को पकड़ते हैं और उसको उठाकर उस खड्डे के पास ले जाया जाता है। वहां पर वो कुछ पूजा वगैरह करते हैं, उसमें खड्डे के अंदर बहुत सारी सामग्री डालते हैं। वो सामग्री डालने के बाद वो मेहुल की उंगली पर एक कट लगाते हैं और उसमें से खून निकालने की कोशिश करते हैं। मेहुल के शरीर में तो खून वैसे ही खत्म हो चुका था, लेकिन वो कट लगाने के बाद बहुत तेज वो उसकी उंगली को दबाते हैं और करीबन 1-2 बूंद खून निकलता है जो उस खड्डे में रखे सामान पर वो डालते हैं। उसके बाद वो एक एक करके मेहुल के शरीर के सारे कपड़े, इवन उसके अंडरगारमेंट्स तक भी उतार देते हैं और उन सारे कपड़ों को उस खड्डे में डालते हैं। इसके बाद वो एक काला धागा लेते हैं, मेहुल के हाथ पर बांधते हैं, आंख बंद करते हैं उसका हाथ पकड़कर और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद उस खड्डे में मिट्टी का तेल डालकर वो आग लगा देते हैं। ये सब करते करते मेहुल बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद वो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि इसे नदी में स्नान करवा के लेकर आओ। फिर 3-4 लोग उसे उठाते हैं उसी हालत में
और बिल्कुल नग्न अवस्था में उसे उस नदी तक लेकर जाते हैं गांव की, वहां उसको स्नान करवाते हैं और वापस लेकर आते हैं। जब तक वो वापस आते हैं वो बाबा ने पूरी हवन की तैयारी कर रखी थी और उसी बेहोश अवस्था में मेहुल को उस हवन कुंड के सामने लिटाया जाता है। यहाँ मेहुल के पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे, लेकिन जो भी कुछ चल रहा था उसको चुपचाप देखे जा रहे थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सुना था वो बहुत घबरा गए थे कि अगर उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया तो हो सकता है उनके बेटे की जान चली जाए। जैसे तैसे साम दाम दंड भेद, जैसे भी उनके बच्चे की जान बचती है वो उसको बचाना चाहते थे। फिर वो पूजा खत्म होती है और मेहुल होश में आता है, उसे वापस से कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं। उसके होश में आने के बाद वो जो बाबा है वो बोलते हैं कि अब इसे अस्पताल लेकर जाओ और उसे खून चढ़वाओ। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर से उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। जहां पिछली बार ब्लड चढ़ाने पर 4 यूनिट ब्लड चढ़ाने पर भी उसके ब्लड काउंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, इस बार सिर्फ 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने से ही उसका ब्लड काउंट इंप्रूव होना शुरू हो गया था। मेहुल अब खतरे से बाहर था, उसको 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना था ताकि वो रिकवर कर पाए। मेहुल अब होश में आ चुका था और अपने पेरेंट्स को उसने देखा, अपनी हालत देखी, थोड़ा बहुत बताया गया तो वो बुरी तरह घबरा गया था और तब उसे चीजें याद आई कि कैसे उसका सामना थाया से हुआ था। लेकिन अनामिका के पेरेंट्स और गांव वालों के दिमाग में अब भी एक ही बात चल रही थी कि बाबा जी आज तक जो कोई थाया से मिला है, जिसने थाया को देखा है, वो जिंदा नहीं बचा है। ये कैसे बच गया? तो उन्होंने बताया कि ये लड़का हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, इसका उन पर अटूट विश्वास है और इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो चारों तरफ का ऑरा है वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से वो बच पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उसी रात मर जाता। मेहुल ने भी ये बताया आगे फर्दर कि उसे अच्छे से ये चीज़ याद है कि जब वो थाया उसके पीछे खड़ी हुई थी तब डर के मारे उसने अपने मन में ही हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया था और जब उसका उससे सामना हुआ तो उस थाया की जो पावर थी वो शायद कम हो गई या मेहुल का जो ऑरा था वो और स्ट्रांग हो गया और उसी वजह से वो इस मुसीबत से बाहर निकल पाया। और इस तरह से मेहुल की जिंदगी में जुड़ा एक ऐसा चैप्टर जिसे वो कभी भुला नहीं सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दूर सुदूर के गाँव में जाएं और वो गाँव वाले आपको किसी चीज को मना करने को कहे तो एक अच्छे बच्चे की तरह आपको उनकी बातों को मान लेना चाहिए। ज्यादा शेरलॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे है। ये उस गांव की धारणा है, ये उस गांव का रिवाज है। कुछ सोचकर ही वो लोग मेहुल को उस दिन मना कर रहे थे। वो तो फाइनली उसने दादी की बात मान ली और वो जिंदा भी बच गया। अगर उस दिन वो उन दादी की बात मानकर वहां नहीं रुकता और निकल जाता तो शायद मेहुल को बचाने के लिए वहां बीच रास्ते में कोई नहीं होता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि घर के अंदर रहने की वजह से उसका थाया से सामना हुआ। नहीं, अगर वो उस रात निकल जाता तो भी शायद उसका थाया से सामना होता और जब उसका थाया से सामने होता तो उसको बचाने के लिए कोई भी भाया नहीं होता, मतलब कोई भी उसको बचाने नहीं आता और आज उसको जो जीवन दान मिला वो शायद उस दिन नहीं मिल पाता। तो ये थी अनामिका के गांव में रहने वाली एक एंटिटी थाया की कहानी, जिसका आतंक पूरे गांव में फैला हुआ है और आज भी इस गांव में अमावस की रात को कोई बाहर नहीं निकलता है। अगर आपके गांव में भी कुछ ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।